हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फीचर्स ऑफ डेवलप्ड इकनॉमीज़। जो इकनॉमीज़ इकनॉमिक डेवलपमेंट कर चुकी हैं, यानी ग्रोथ भी अचीव कर चुकी हैं, डेवलपमेंट भी वहाँ हो गया है, उन कंट्रीज़ की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है हाई पर कैपिटल रियल इनकम। पहली चीज़ जो हमने कहा कि इकनॉमिक डेवलपमेंट जिन कंट्रीज़ में हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर इकनॉमिक ग्रोथ भी हो चुके हैं, यानी कि वहाँ हमारी जो इनकम है वो लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है। और केवल नेशनल इनकम ही नहीं, आप कहेंगे रियल पर कैपिटल इनकम इंक्रीज़ हो रही है। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं पर कैपिटल इनकम क्या होती है। यदि हम नेशनल इनकम को डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से तो हम पर कैपिटल इनकम निकाल सकते हैं। और ये इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए कैसे प्राइजेस पर? कांस्टेंट प्राइजेस पर, यानी कि इस इनकम में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ होने के कारण इंक्रीज़ हो, ना कि प्राइजेस इंक्रीज़ होने के कारण। दूसरी पॉइंट क्या है? हाई रेट ऑफ ग्रोथ। यानी ये जो इकनॉमीज़ हैं यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ कैसी है? बहुत ही हाई है और हाई स्पीड से बढ़ रही हैं। तो ऐसी इकनॉमीज़ जहाँ ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है वो कैसी इकनॉमीज़ कहलाती हैं? डेवलप्ड इकनॉमीज़। तीसरी चीज़ क्या कह सकते हैं हम कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी कैसा होता है? हाई होता है। ये यहाँ के लोग बेसिक नीड्स को तो अपनी कंप्लीट कर ही चुके हैं। फूड्स, क्लोथिंग, शेल्टर जैसी नीड्स उनकी पूरी हो ही जाती हैं। इसके साथ अब बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद वो लोग कैसे गुड्स को प्रेफर करना शुरू करेंगे? कंफर्ट गुड को और लग्जरी गुड्स को, जैसे कि टीवी, एसी, मोबाइल फ़ोन्स। और ऐसे लोग जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो गया है, यानी जिनके पास ज़्यादा इनकम आ गई है, वो कंपैरेटिवली अपनी कैलोरीज़ को भी बढ़ाएंगे और कंजम्पशन पर भी ज़्यादा खर्च करेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड लो कैपिटल आउटपुट रेशो। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हो, यानी कि आपके देश में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो इन्वेस्टमेंट आपके देश में और भी ज़्यादा प्रोडक्शन क्रिएट करे और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएट करे। लेकिन जो ये प्रोडक्शन बढ़े, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको कैसी कैपिटल आउटपुट की ज़रूरत हो? लो कैपिटल आउटपुट, यानी कि आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम से कम हो, या कम से कम कैपिटल को लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बढ़ा सकें। तो जहाँ पर हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। देखिए, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन आर द सेम थिंग्स, यानी पैसों को इन्वेस्ट करना कैसे? एसेट्स में, प्रोडक्टिव एसेट्स में, किसी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना, पावर प्रोजेक्ट्स, रोड्स बनाना, किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए पैसे लगाना। तो कैपिटल फॉर्मेशन हाई होगी ऐसी कंट्रीज़ में और कैपिटल आउटपुट रेशियो कंपैरेटिवली लो होगा। अब ये कैपिटल आउटपुट रेशियो लो हो सकता है, कैपिटल फॉर्मेशन हाई हो सकती है। यहाँ पर दो तरीके दिखाए गए हैं मेनली, जहाँ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, कैपिटल डीपनिंग और कैपिटल वाइडनिंग। कैपिटल वाइडनिंग का मतलब है कि कैपिटल को और ज़्यादा वाइडन करते जाओ, मतलब नई नई मशीन्स को इंस्टॉल करते जाओ। ज़्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी इसके साथ, और ज़्यादा मशीन्स के साथ आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। कैपिटल डीपनिंग कैपिटल वाइडनिंग से उल्टा है, यानी कि जो भी मशीन्स आपके पास हैं वो नई हो, बेटर हो, प्रॉपर ट्रेनिंग किए हुए आपकी जो उन मशीन्स को ऑपरेट करने वाला लेबर है वो हो, तो ताकि वो लेबर उस मशीन को बेहतर रूप से यूटिलाइज करके सेम मशीन से, सेम इनपुट से कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्शन जनरेट कर सके। फिर जो इकनॉमीज़ डेवलप्ड इकनॉमीज़ हैं वहाँ पर डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल भी एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है कि यदि हम लोगों की एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, लोगों की एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग आदि में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल का को जनरेट कर पा रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर पा रहे हैं, इसमें हम तीन चीज़ें मेन देख पाते हैं।
पहली चीज़ कि गुड हेल्थ हो या लॉन्ग लाइफ हो वर्कर्स की, यानी कि हम हेल्थ में इन्वेस्ट करें। लोगों के जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ पाएगी कब, जब लोग हेल्दी फील करेंगे। एक बीमार आदमी ज़्यादा काम नहीं कर सकता, जबकि एक हेल्दी आदमी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। दूसरा, ट्रेनिंग और एजुकेशन ऑफ वर्कर्स। जितने भी आपके वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हों, उनकी एजुकेशन प्रॉपर हो, और यदि आप उनको एम्प्लॉय करेंगे तो वो ज़्यादा कैपेबल साबित होंगे और ज़्यादा अच्छे से मशीन्स को और प्रोडक्शन को हैंडल कर पाएंगे और कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। इनोवेशन तीसरा पॉइंट है। हम नई नई खोजें करते रहते हैं, लेकिन वो खोजें तभी कामयाब हो सकती हैं जब हम उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो इनोवेशन क्या है? नई नई जो इन्वेंशंस हो रही हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नई इन्वेंशंस आएँ, हम उनको यूटिलाइज़ करें, नई नई एफिशिएंट मशीन्स आएँ, नए नए प्रोडक्शन की कैपेसिटीज़ डेवलप हों, तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अब हम ह्यूमन कैपिटल के बेसिस पर यदि हम इनोवेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग, एजुकेशन और हेल्दी वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम डेवलप्ड इकनॉमीज से बिलोंग करते हैं। लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जितने भी डेवलप्ड इकनॉमीज़ हैं वो सारी कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के चौथे फेज़ से पास कर चुकी हैं और पास कर रही हैं, यानी कि वहाँ पर बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी काफ़ी कम पाया जाता है। तो पॉपुलेशन एक तरीके से स्टैग्नेंट सी हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत ही कम हो जाता है। अब लोग नए बच्चों को जन्म देने के साथ साथ और मटेरियल चीज़ों को भी प्रेफर करने लग जाते हैं, इसीलिए ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाता है। टेक्निकल प्रोग्रेस, यानी कि आपके यहाँ पर यदि इकनॉमी डेवलप है तो आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, और वो कैपिटल भी कैसी है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि इन्वेंशंस और इनोवेशंस के थ्रू क्रिएट की गई है, और वहाँ पर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप जापान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि अब प्राइमरी सेक्टर से हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं है, वो शिफ्ट हो चुका है। बहुत ही कम लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग कहाँ डिपेंड करने लगे हैं, सेकेंडरी सेक्टर या इवन उससे भी ज़्यादा टेरिटरी सेक्टर पर। फिर है कि ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज़ वहाँ पर ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसी एजेंसीज ज़्यादा होंगी जिनसे इकनॉमी और भी फर्दर ग्रो कर सकती है। जैसे कि बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके थ्रू भी आप अपनी सेविंग को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, फाइनेंसेस को अरेंज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को फर्दर स्पीड अप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण कंपैरेटिवली ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाती है, और गवर्नमेंट भी यहाँ पर बहुत एक्टिव है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करती है और अप्रोप्रिएट फिज़िकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। तो जितने भी इकोनॉमिक एजेंसीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो बैंकिंग्स हैं, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी कैसी होती हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं। एडवांस्ड फॉरेन ट्रेड। ऐसी कंट्रीज़ में फॉरेन ट्रेड भी एडवांस पाया जाता है। एडवांस्ड फॉरेन ट्रेड किस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कंट्रीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं, बेहतर प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन करती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। तो ऐसी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है और उनका इंपोर्ट कंपैरेटिवली कम पाया जाता है। तो ऐसे में आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपके लिए फेवरेबल रहता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अर्न कर सकते हैं। डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज क्योंकि यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम नए नेचुरल रिसोर्सेज को भी
खोज सकते हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्दर काम आ सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अरब नेशंस ने क्या किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने डिस्कवर किए थे ऑयल रिजर्व्स, और इन ऑयल रिजर्व्स को डिस्कवर करने के कारण उनकी इकोनॉमी में और भी ज़्यादा इनकम जनरेट हुई। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी में पाई जाएंगी, जो कैसी होगी, डेवलप्ड इकोनॉमी होगी।